मेरी बहन शादी के बाद बहुत गोरी चिट्टी और मोटी हो गई थी। बहन से राज पूछा तो कहने लगी तेरे जीजा मेरा खास मसाज करते हैं। मैंने कहा मुझे भी करवाना है। वह खास मसाज मेरी बहन हंसने लगी। फिर एक रोज तन्हाई पाकर जीजा से फरमाइश कर डाली। फिर जीजा ने मेरे साथ में अपने बहनोई के सामने बैठी थी। उससे ऐसी मदद मांग रही थी जो उसे अब बिकना में मुब्तल कर रही थी। मेरा बहनोई मुझे गहरी नज़रों से देख रहा था। मेरे हंसते हुए बोला तुम्हें यह बात किसने सिखाई? तुम बहुत नासमझ हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है क्या मांग रही हो। मैंने अपने बहनोई से ऐसा सवाल कर लिया था जो उसे भी हैरत में मुब्तल कर रहा था, जबकि मेरे अंदर बेचैनी सी भरी हुई थी। मेरे बहनोई ने पहले तो बात को मजाक में उड़ाया मगर मेरी संजीदगी देखकर वह भी कूद गया। कहने लगा जो तुम चाह रही हो वह आसान नहीं है, तुम अभी सच से नावकपा हो। मैंने कहा मुझे बस अपनी बहन जैसा बनना है, मुझे भी वैसा कर दी। मेरा बहनोई सर पकड़कर बैठ गया। कहने लगा तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, तुम्हें रिश्तों की समझ नहीं है। तुम अभी नादान हो और कम उम्र हो, इसलिए समझ नहीं पाओगी। तुम जो मांग रही हो वह कितना जिल्लत अमेज हो सकता है। मैं अपने बहनोई की बात नहीं समझी। मैंने तेजी से कहा मैं सब वह करने के लिए तैयार हूँ जो मेरी बहन ने किया, मगर अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी गंदगी रंगत और कमजोर नाजुक सरापा मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी बहन की सपाया गोरी रंगत और बड़ी बड़ी स्मटा मेरी आंखों में बस गई थी। हर एक के मुंह से अपनी बहन की तारीफें सुना सुना कहा मेरा दिल मुझे उकसाने लगा था। मैं भी वैसे ही बन जाऊं। मेरी बहन का बताया राज मेरे दिल में खूब गया था। मैं बहनोई के सर पर सवार हो गई। हालांकि मेरी बहन ने मुझे दोस्त समझकर एक बात कह दी थी, मगर मैं तो उसके शौहर के पीछे ही पड़ गई थी। मेरा बहनोई बोला और कहने लगा अभी तो मेरी शादी को बमुश्किल 2-3 माह हुए हैं। तुम्हारी बहन को पता चला तो वह मुझसे नाराज हो जाएगी और तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे। यह कैसा दामाद है जो अपनी साली को ही। मेरे बहनोई ने मुझे समझाने की कोशिश की, मगर मैं कुछ सुनने को तैयार ना थी। मैंने अपने बहनोई से जिद की और इल्तजा लहजे में बोली, मैं हर बात और हर मुलाकात को राज में रखूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मेरे घर वालों को बनाकर तक नहीं पड़ेगी। मेरी बात पर बहनोई पर सोच नज़रों से मुझे देखने लगा और उसकी नज़रों में भी मेरे नाजुक सरापा पर थी। मैं भले कम उम्र थी मगर हमेशा सबसे सुनती रही थी कि मेरा जिस्म बहुत खूबसूरत है जो लड़कों को अपनी तरफ माइल करता था, और इस वक्त अपने बहनोई के सामने मैं दुपट्टे से आज़ाद बैठी थी। मेरा बहनोई मेरे कमसना हुस्न से नजरें चुरा रहा था, इसलिए भी मजीद जब करना मुश्किल हो रहा था। कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हारी बात एक शर्त पर मानूंगा, तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर इसके लिए तुम्हें 1 महीने मेरी हर बात माननी होगी और मुझे खुश करना होगा। मैं फौरन मान गई। मेरी आंखों में चमक उठी थी। 1 महीने तक तो कोई मायने नहीं रखता था। मैं बहुत हसीन परस्त थी, मुझे बस खूबसूरती चाहिए थी। मेरा बहनोई पुरउसाआ अंदाज में मुस्कुराया और मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा बाद में पछताना मत क्योंकि यह तुम्हारी ही जिद है, वरना मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने कहा मैंने किसी की शुक्रगुजार रहूंगी। मैं अपने बहनोई की आसमंदा हो रही थी। वह हंसने लगा। सच जाने बिना मैं खुश होती जा रही थी। यह नहीं जानती थी कि मैं अपनी कम उम्री और नासमझी में क्या मतलबा कर बैठी थी, जबकि मेरे बहनोई की शातिर नज़रें मेरे वजूद का टयाया कर रही थी। फिर वह अचानक मुझसे बोला तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके बाद चाहे तुम किखू चलाओ या पैर पकड़ो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसलिए पहले से सोच समझ लो। फिर किसी रोज मनासा वक्त देखकर तुम्हारे पास आऊंगा। मेरा बहनोई जल्दी में था, जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था। उसी वक्त अपना आप अपने बहनोई के सामने खोलकर रख देती, मगर घर पर सब मौजूद थे। मेरा बहनोई हाथ धोने के बहाने कमरे में आया था और अब मुझे इशारे करता कमरे से निकला। बाहर मेरी बहन हंसती खिलखिलाती बातें कर रही थी। मेरा बहनोई भी जाकर मेरी बहन के पास बैठ गया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। मैं मसरूर सी बाहर निकली तो मेरे कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जल्द मेरे दिल की मुराद पाने वाली थी। मैं अपने मंगेतर को एक अच्छा तोहफा देना चाहती थी। मेरा मंगेतर बहुत संजीदा मिजाज और लिए दिए रहने वाला लड़का था। मुझे लगता था कि मैं अपने मंगेतर को पसंद नहीं थी, पर अब मैं सोच चुकी थी कि मैं अपने बहनोई की हर बात मानूंगी और अपने मंगेतर को खुश करूंगी। जब से मेरे बहनोई ने मेरी बात का मान रखा था, मुझे और भी अच्छा लगने लगा था। जब तक मेरी बहन और बहनोई घर पर रहे थे,
मैं खाने पीने की चीज़ें उठाकर अपने बहनोई को पेश करने लगी और काजदिल से मुस्कुराकर बातें करने लगी। मेरी बहन ने हंसते हुए कहा, शुक्र है नाम को भी अपना बहनोई पसंद आया, वरना मैं तो परेशान थी कि मेरी बहन कभी मेरे शौहर को अपना बहनोई कबूल नहीं करेगी। मैं अपनी बहन की बात पर कंपा गई और बहनोई के बारे में जो बातें की थी उन पर शर्मिंदा होने लगी। मेरा बहनोई भी ताना कर मुझे देख रहा था, मुस्कुराकर पूछने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नमा को पहले पसंद नहीं था? हालांकि मुझे तो लगा नाम को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। मेरा बहनोई मुझे जिस बात का इशारा दे रहा था मैं उस पर सामिंदगी से नजरें चुरा गई थी। जबकि मेरी बहन अपने शौहर की बात नहीं समझ पाई और सादगी से कहने लगी, मेरी शादी पर नामम बहुत परेशान थी, कई रोज तक रोती रही और उसे इस बात पर गुस्सा था कि उसकी बहन एक अनजान मर्द अपने पास लेकर जाएगा और वह अकेली रह जाएगी। मेरी बहन हंस कर मेरी बेवकूफ़ी बता रही थी, जबकि मेरा बहनोई मुझे मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। फिर अचानक कहने लगा, अब अपनी बहन से पूछ लो, अब तो मैं उसे शायद तुमसे भी ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। मेरी बहन हंस पड़ी, मगर मैं घबरा गई क्योंकि मेरे दिल में चोर था। मैं नहीं चाहती थी मेरी बहन को यह राज पता चले कि मैं चुपके चुपके अंदर ही अंदर अपने बहनोई से क्या मतलबा कर रही थी। मुझे यकीन था मेरी बहन मुझे कभी माफ़ नहीं करती। मेरे लिए तो एक छोटी सी बात थी, मगर यकीनन मेरी बहन को यह सब बिल्कुल अच्छा ना लगता कि मैं उसके शौहर पर डोरे डाल रही थी। उस रोज तो बहन और बहनोई हंसते बोलते कुछ देर बाद घर से चले गए, मगर उसके बाद बेचैन सी रहने लगी थी। हर वक्त इंतजार करती रहती कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं अपने बहनोई से खुफिया मुलाकात करूं। मेरा बहनोई भी अक्सर फ़ोन करके मुझसे पूछता कि घर पर सब मौजूद हैं या फिर तुम अकेली हो। मैं जानती थी वह भी मुंतज़िर था। कहने लगा, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बेऊना मुल्क जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। मेरे कागजात तकरीबन तैयार हैं, कुछ खबर नहीं मैं कब अचानक बाहर चला जाऊँ, तुम्हारी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। मैं यह सुनकर घबरा गई, मेरे पास वक्त कम था, मैं अपने बहनोई को हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। मेरी बेताबी बढ़ गई, दिन रात बोलाई बुलाई सी घर में घूमने लगी। एक रोज बटूम में मेरी मुँह ने बताया कि मेरे वालिद के दोस्त ने अपने बेटे की शादी पर हम घर वालों को बुलाया है, मगर मेरी मुँह ने अपनी तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर मार्टा कर ली थी। मैं परेशान हो गई, माँ से वजह पूछी तो कहने लगी, तुम्हारे इम्तिहान चल रहे हैं, तुम घर पर अकेली होगी, तुम्हें छोड़कर कैसे चली जाऊं, और फिर मेरे पास दूल्हे की मुँह को देने के लिए कोई कीमती तोहफा भी नहीं। मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया था, मुझे मौका मिल रहा था, मैं अपने बहनोई से अकेले में मुलाकात कर सकती थी। मैं अपनी मुँह को मनाने लगी, मैंने कहा, मेरी फिक्र मत करें, पूरा मोहल्ला हमें जानता है, सब अच्छे हैं, अगर रात को देर हो भी गई तो मैं घर में अंदर से कुंडी लगाकर बैठी रहूंगी। मैं कहने लगी, तोहफा क्या दूंगी, मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं और अच्छा नहीं लगता, मैं खाली हाथ शादी पर चली जाऊं। मैंने अपने पास जमा की हुई रकम उठाकर अपनी मुँह के हवाले कर दी। इस वक्त मुझे अपने बहनोई से अकेले में मुलाकात करने से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं था। मेरी मुँह हैरान हो गई, कहने लगी, तुमने तो यह रकम अपनी ईद का जोड़ा लेने के लिए रखी थी। मैंने कहा, मुझे ईद का सूट नहीं लेना, फिलहाल आप इससे कोई अच्छा सा सूट लेकर शादी भुगता लें, बाद की बाद में देखी जाएगी। यूं मेरी मुँह मटमसी हो गई मगर मान गई। अगले ही रोज बाजार जाकर मैंने अपनी मुँह के साथ दुल्हन का एक प्यारा सा कीमती सूट पसंद किया और पैक करवा कर ले आई। अपने बहनोई को मैं पहले ही बता चुकी थी। मेरे बहनोई ने मुझसे कहा, जिस रोज तुम्हारे माँ बाप शादी पर जाएं उनके जाते ही मुझे बुला लेना क्योंकि हमें 2-3 घंटे चाहिए होंगे। मैंने कहा, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरे वालिद के दोस्त का भी घर शहर से ज़रा हटकर था। मेरे माँ बाप को जाने और आने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। मेरे पास 5 से 6 घंटे थे जो मैं आराम से अपने बहनोई के साथ गुजार सकती थी। मेरे अंदर सासाई सी भर चुकी थी। उठते बैठते मेरे दिमाग पर बस एक ही सोच सवार थी कि जल्द मैं अपना मकसद हासिल कर लूँगी। मैं आईने में अपना मासूम चेहरा देख देखकर खुश होती रहती। मतलबा रोज सुबह ही मेरे माँ बाप शादी पर जाने की तैयारी करने लगे। मेरे वालिद बहुत परेशान हो रहे थे, बार बार कहने लगे, हमें वहाँ पर देर हो जाएगी, ऐसा ना हो पीछे नहीं मैं अकेली बैठी रहे और कोई मसला हो जाए। मोहल्ले वाले भले जान पहचान के लोग हैं, मगर बेटी जात के लिए हम किसी पर एतबार भी तो नहीं कर सकते। मुझे खौफ था कि मेरे वालिद शादी पर जाने से इनकार ना कर दें।
थक कर मैंने अपने माँ बाप से कहा कि आप परेशान ना हो। अगर आप लोगों को देर होने लगी तो मैं अपनी बहन को फ़ोन करके घर बुलवा लूँगी और उसकी मौजूदगी में अकेली नहीं रहूँगी। मेरे वालिद मटमिना हो गए, कहने लगे यह ठीक है, या तुम बहन को बुलवा लेना या फिर उसके घर चली जाना, फिर हमें भी फिक्र नहीं रहेगी। मैं भी मटमिना हो गई। मेरे माँ बाप पिटाना से तैयारी कर चले गए। पीछे मैं अकेली रह गई थी। बहन के घर जाने का इरादा नहीं था। कुछ देर के बाद मैंने बहनोई को फ़ोन कर दिया और खुद अच्छे से तैयार हो गई। मैं नहाई धोई सी खूबसूरत लब्स पहने खड़ी थी। जब मेरा बहनोई घर पहुंचा, मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो मेरे बहनोई के हाथ में मुख्तलिफ किस्म के खाने की ज़ेन थी। वह मुझे देखकर चौंक गया। मैं बहुत रोस हो रही थी। मेरे बहनोई ने दरवाज़ा बंद करके मुझे इंकटी नज़रों से देखा और कहने लगा, तुम तो बिल्कुल तैयार नज़र नहीं आ रही हो। लगता है तुम्हें रंग रूप हासिल करने की बहुत जल्दी है। मेरा बहनोई मुझे छेड़ते हुए बोला तो मैं शर्मा गई। बहनोई से कहा, मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती। बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिला है। मेरे वल्डना रात को देर से ही लंदन। शायद मुझे आज रात वैसे आपके घर जाना पड़े। मेरी बात पर मेरा बहनोई खुश हो गया। कहने लगा, यह तो और भी अच्छा है। जितना ज़्यादा वक्त मिलेगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। वह पुरउसाआ लहजे में बोल रहा था। मैं खुश हो गई। अंदर जाकर अपने बहनोई को बैठाया और कोल्ड ड्रिंक सर्व की। मेरा बहनोई मुझसे हल्की फुल्की बातें करने लगा। मैं दुपट्टे अच्छे से ओढ़कर बैठी, बेचैनी से पहलू बदल रही थी। जब मेरा बहनोई मेरी बेचैनी महसूस करता अचानक उठकर मेरे पास आ बैठा और कहने लगा, अपना दुपट्टा एक तरफ रख दो। मैं घबरा गई, मगर बहनोई की बात पर अमल तो करना ही था, क्योंकि अपनी खुशी हासिल करने के लिए मैं पहले ही सोच चुकी थी। मैंने किसी भी हद तक जाऊंगी। मैंने अपना दुपट्टा उठाकर एक तरफ रख दिया। मेरा बहनोई मेरा जायजा लेने लगा। बोला, तुम पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम पहले ही बहुत खूबसूरत हो। ना जाने तुम्हें क्या शौक चढ़ा है। मैंने कहा, मुझे अपनी बहन जैसा बनना है। वह हंस पड़ा, कहने लगा, तुम्हें अंदाजा नहीं वह खूबसूरती हासिल करने के लिए तुम्हें कैसे कैसे माल से गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा, सब झेलने के लिए तैयार हूँ। मेरे अल्फाज पर अचानक मेरे बहनोई की आंख का रंग बदला। उसने एकदम मुझे दबोच लिया और कहने लगा, अब तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रही। शोर मचाकर वक्त जाया मत करना। मैंने हैरत से अपने बहनोई को देखा और नज़र इधर उधर डाली। मैंने कहा, आपने जिस रोगन की बात की थी वह कहाँ है? मेरा बहनोई कह के लगाने लगा। बोला, तुम अब भी समझ नहीं पाओगे क्या होने वाला है। अब खुद को मेरे हवाले कर दो। मैं जैसा कहता जाऊं तुम वैसे ही करती जाना। तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे तुम्हारी बहन को खूबसूरत बनाया है। मैं ना समझी उसे अपने बहनोई को देख रही थी, मगर अचानक मेरे बहनोई ने मेरे साथ जो हरकत की वह मेरी रूह फना कर गई। मैं तो कुछ और ही सोचे बैठी थी, मगर मेरे बहनोई की हरकत ने मुझे खौफ से सकना कर दिया था। मेरे पास फरार का कोई रास्ता भी नहीं था। माँ बाप का पहले ही जबरदस्ती शादी पर मैं बेच चुकी थी। घर पर अकेली थी और बहनोई को बुलाकर मैं तन्हाई पाते ही मेरे बहनोई बिल्कुल बदल गया था। मैं मामटा करने लगी। घबरा कर रोते हुए अपने बहनोई को देखा तो वह बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास बाद में पीछे हटने का कोई मौका नहीं होगा। मेरा बहनोई मुझे बकासों के लिए तैयार नहीं था। उस रोज मैं जिस कयामत से गुजरी उसने मुझे नील नील कर दिया था। मैं एकमाड़ा सी रोते हुए सोच रही थी कि मुझसे गलती कहाँ हुई थी। शायद सारा कसूर मेरा था। अपनी शादीशुदा बहन को देखकर मैं अजीब से शौक में मुब्तल हो गई थी। शादी के 1 माह बाद जब शादीशुदा बहन मेरे पास आई थी तो मैं हैरत से अपनी बहन को देखती रही थी। उसका सपाया चमकता हुआ चेहरा लब्स में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसकी शादी को बम मुश्किल 1 महीना ही हुआ था। उसकी खूबसूरती तेजी से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। मैं यह बात अपने खानदान की लड़कियों से भी कई बार सुन चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी, आखिर मेरी बहन को क्या ऐसी चीज़ इतना खूबसूरत बना रही थी। उसकी मायाटा ही बदल चुकी थी। उसकी हंसी में खनक सी महसूस करके मैं एकटका उसे देखती रही। हम दोनों यही साथ पली थी। मेरी बहन मुझसे 6 बरस बड़ी थी, मगर हम दोनों में इतनी दोस्ती थी कि हम उम्र लगती थी। एक रोज मैंने अपनी बहन से पूछ ही लिया, आखिर तुम दिनों में इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? हालांकि तुम्हारा रंग तो मुझसे भी ज्यादा दबा हुआ था और अच्छी खासी कमजोर होती थी। वह खिलखिलाकर हंसी और शरारत सी ऊँट मारते हुए बोली, यह सब मेरे शौहर का कमाल है। वह मेरे शौहर के पास ऐसा जादू है जो मुझे खूबसूरत बना रहा है।
मेरी बहन की वह अधूरी बात और शरारती जुमला मेरे दिमाग में खूब गया था। मैं तब उसका मतलब समझ नहीं पाई थी और हर वक्त अपने बहनोई को देखती रहती थी। मुझे अपनी बहन पर अश्क आने लगा जिसका शौहर उसे खूबसूरत बनाने की ताकत रखता था। मैं जो पहले अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत लगा करती थी, अब उसके सामने मामूली शक्ल और सूरत की लगने लगी। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं यह राज नहीं जान पाई कि सिर्फ शौहर की मोहब्बत और ट्वा की वजह से औरत खूबसूरत होने लगती है। मेरी बहन भी अपनी शौहर की चाहत भरी संगत में दिन ब दिन निखरती जा रही थी, मगर मैं उसकी बात का उल्टा मतलब ले गई। हर वक्त अपने बहनोई को देखती ख्वाहिश करने लगी कि काश वह मुझे भी मेरी बहन की तरह खूबसूरत बना दे। बाह्या जवान लड़की थी मगर दिमागी तौर पर बहुत बकना थी। उलझी उलझी हुई बातों को ठीक से समझ नहीं पाती थी। तब एक रोज मौका देखकर मैंने बहनोई से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। मेरा बहनोई इशारों में मुझे बहुत रोकने की कोशिश करता रहा, मगर उसने मुझे वह अल्फाज में कुछ नहीं कहा था। शायद उसके दिल में भी खोट था और वह मुझ जैसी कम उम्र और नादान खूबसूरत लड़की को देखकर बेईमान हो चुका था। इसलिए बार बार मुझसे कहने लगा कि वह मुझे खूबसूरत बना सकता है, मगर उसके लिए जरूरी है कि मैं उसे जाने वाली अपनी मुलाकात को राज में रखूं। मैंने इससे वादा लिया। बहनोई ने कहा, मेरे पास एक खास किस्म का रोगन है जिससे मसाज करके लड़की खूबसूरत हो जाती है। इसलिए तुम्हें मुझसे 3-4 बार मुलाकात करना होगी। जितना ज्यादा पसंद तुम चाहती हो उतना ज्यादा मुझसे मिलना पड़ेगा। वो क्या इरादे बांध रहा था, मैं समझ ही नहीं पाई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बहनोई मुझ जैसी बेवकूफ़ लड़की की इज्जत पर नजरें गाड़े बैठा था, जबकि मैं अपनी बहन का वो ढका छपा जुमला सोचकर अपने बहनोई पर एतबार करती रही। उसके इरादों से बेखबर मैं तो अपने मंगेतर को तोहफा देने का सोच रही थी। मुझे लगा बहनोई से खास रोगन का मसाज करवाकर जब मैं खूबसूरत हो जाऊंगी तो मेरा संजीदा मिजाज मंगेतर मुझे भिटवा देने लगेगा, मेरे इश्क में मब्तल हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बहनोई तो मुझे किसी काबिल ही नहीं छोड़ेगा। खुद अपने हाथों से मैं अपना गड़ा खोद रही थी। अपनी मुंह को मनाकर शादी पर भेज दिया और अपने बहनोई को बुला लिया। गलती से भी बता बेटी कि मेरे मुँह बाप को आने में बहुत देर लग जाएगी। उस रोज मेरी इल्तजा और मामटों की परवाह किए बगैर मेरे बहनोई ने मुझे किसी बेजान बुढ़िया की तरह इस्तेमाल किया। मेरी आवाज़ दबाकर वह मुझे धमकाने लगा और मेरे साथ गलत काम करने लगा। खौफ के मारे मेरा दिल बंद हो रहा था। अपनी काम नकली को कोसने लगी। रो रो कर मैं अपने बहनोई को धमकती रही, अपनी बहन के वास्ते देती रही, मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। कहने लगा, तुमने मुझे खुद बुलाया है। अगर तुमने किसी और को हमारी मुलाकात का बताया तो सबसे पहले सवाल तुमसे होगा। खानदान वाले तुम्हें बड़का लड़की समझेंगे जिसने खुद अपने बहनोई को बरगलाया। मेरी बहनोई के पास वह तमाम मैसेज मौजूद थे जिनमें से बार बार अकेले में मुलाकात करने की दरख्वास्त करती थी। मैंने खुद को खुद फंसा लिया। मेरा बहनोई इस रोज जब तक मेरे घर में मौजूद रहा मुझे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहा और फिर मुझे अकेला छोड़कर घर से चला गया। मेरे माँ बाप वापस आए तो मैं कमरे में नीम बेहोश बुखार में जल रही थी। मेरी माँ घबरा गई, कहने लगी, सुबह तक तो तुम ठीक थी, अब अचानक क्या हुआ। वह डर गई, वहम का शिकार होने लगी। मैंने रोते हुए झूठ बोल दिया कि अकेले में डर गई हूँ, घर पर कोई नहीं था। खौफ से मेरी यह हालत हो गई। मेरे वाले पछताने लगे, यह तो कम उम्र बची थी, इसके कहने पर हम भी इसे अकेला छोड़कर चल दिए। हमारी गलती थी। मेरे माँ बाप को समझ नहीं आई क्योंकि मैंने खुद को संभाल लिया था। अपनी बहनों की धमकी को याद करके मैं इस मुलाकात को किसी को नहीं बताया था। मुझे खौफ था कि सब मुझे बड़काड़ा समझेंगे और मेरा मंगेतर मुझसे नफरत करने लगेगा। अपनी नासमझी और बेवकूफ़ी में मैंने खुद एक दरिंदे को दावत दी थी और उसके बाद बेहुना मुल्क जाने से पहले मेरा बहनोई 2-3 मरतबा मौका देखकर मेरी एटम खेलता रहा और मैं बेबसी से जुबान बंद किए रही। मेरी बहन अपनी जिंदगी जी रही थी, उसकी खुशियों में कोई कमी नहीं आई थी, मगर मैं दिन ब दिन बीमार पड़ने लगी। रहा सहा रंग रूप भी जल गया। मेरा बहनोई बेहुना मुल्क चला गया। कुछ अरसे बाद उसने मेरी बहन को भी वहीं बाहर बुला लिया। उसके बाद दोबारा मेरी अपने बहनोई से कभी सामना नहीं हुआ था, मगर मैं अपने मंगेतर के काबिल नहीं रही थी। मेरी शादी का वक्त करीब आया तो मंगेतर ने एक रोज मुझसे मिलकर मोहब्बत का इजहार किया। कहने लगा, तुम बहुत मासूम हो, तुमसे हंसकर मिलने से भी डर था कि कहीं तुम्हारा दया निककौक में ना पड़ जाए।
तुम जैसी मासूम और दुनिया से लापरवाह लड़की मेरा इश्क थी और मैं तुम्हें इसी मासूमियत के साथ अपनाना चाहता था। इसलिए कभी अपनी मोहब्बत का इजहार करके तुम्हें डाला नहीं किया। अपने मंगेतर की बातें सुनकर मैं सदमे से कम रह गई थी। मेरा मंगेतर मेरी मासूमियत और पक्की का दीवाना था, जबकि मैं दागदार हो चुकी थी। शादी के दिनों में मैंने रोते हुए शादी से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अब अपने मंगेतर के सामने खुद को बड़का साबित नहीं करना चाहती थी। अपनी इज्जत नामोस लटने के बाद मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई थी कि मेरे मंगेतर सारी उम्र मुझे पाकीज़ा और मजूबा समझता रहा। सिर्फ इसी ख्वाहिश की वजह से मैंने किसी को समझने का असर नहीं लिया और शादी से इनकार कर दिया। वल्डीना के लाख समझाने के बावजूद मैंने हामी नहीं भरी। मंगेतर ने मिलने की कोशिश की तो उसे भी इनकार कर दिया। अब मैं सिर्फ अपनी तालीम हासिल कर रही हूँ और सोच लिया है कि तालीम के बाद नौकरी करके माँ बाप का सहारा बनूंगी। मुझे दावेदार करने वाला मुजरिम अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रहा था और मेरी बेबसी पे मैं आज तक अपनी बहन को इसकी असलियत भी नहीं बता पाई थी। ना कभी किसी को यह राज पता चला कि मैं पहले जैसी पाकीज़ा नहीं रही थी। मेरी सब बहनों से दरख्वास्त है कि मेहरबानी अपने बहनों से एक हद में रहकर बात किया करें, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान कब शैतान के बहकावे में आ जाए कुछ पता नहीं चलता। इससे न सिर्फ इज्जत नाइलमा होती है बल्कि रिश्तों में भी डडा पड़ जाती है और फिर मुझ जैसी लड़कियां अकेली रह जाती हैं। नायना, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।